नमस्कार स्टूडेंट्स, ये नीट 2023 के लिए जो फिजिक्स का आपका डर दूर कराने के हमारे वीडियोस है उसका ये 7th वीडियो है। यस, 7th वीडियो। 2016 में नीट 2 बार ली गई थी और ऑफिशियली जो नीट स्टार्ट हुई उसका कंटिन्यूटी का जो पहला ईयर ये हम बोल सकते हैं। 2012 से गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, 16 में सब बैठ गया। फर्स्ट टाइम नीट ली गई और दूसरी बार भी लेनी पड़ी क्योंकि उस टाइम पे जो भी माहौल बना था पूरे इंडिया के लिए, तो ये सब होता रहता है, राइट। तो ये फेज 2 का पेपर है। उस टाइम पे 45 क्वेश्चंस वाला सिलेबस था, फेज 2 था। तो ये दोनों पेपर ऑन एन एवरेज पेपर्स थे, एनसीईआरटी के रिलेटेड कंसेप्ट थे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, सबको ये लगता है कि भाई ये जो एनटीए का सिलेबस है, मतलब उन्होंने जो एक पीडीएफ फॉर्म पे लिखा हुआ है, टॉपिक के नेम, चैप्टर्स के नेम, यूनिट के नेम, बैक टू बैक आप जाओ तो वो एक्चुअल में 2011 नवंबर महीने का एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जब था एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये उसमें थी सचिव डॉक्टर संगीता शर्मा। उस टाइम की पूरी पीडीएफ है, वही सिलेबस अब तक चल रहा है। किसी को अगर ये हो कि भाई ये सिलेबस नया है, 2016 ओल्ड कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2011 का पूरा जो भी डॉक्यूमेंट, इवन वो हम साइन के साथ इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, पूरा वही डॉक्यूमेंट, सिर्फ फॉर्मेट बदला है, एजेंसी बदली है और फिजिक्स में जो चेंज हुआ, एक चैप्टर कम हुआ और सेमीकंडक्टर के कुछ टॉपिक निकले, उसके सिवा 98% वही सिलेबस है, राइट। तो ये पेपर भी आप पूरा देखिए। इसके बाद एक वीडियो आपका आएगा 2016 फेज 1 का, राइट। तो अभी भी लिंक सब्सक्राइब नहीं किए तो लिंक सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे वीडियोस की पूरी नोट्स बनाइए। सिलेबस के बारे में भी मैंने बताया, वो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो भी देखिए। इससे क्या होगा कि आपको एक माइंड में क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि हम जो अलग अलग स्टोरियां सुन रहे हैं, जो अलग अलग हमको कहानियां मिल रही है, वो कहानियां कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेट है कि नहीं। और आपको जो विल पावर चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो आपको हर एक पेपर से मिलता जाएगा, राइट। ये पूरे पेपर्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में है, मतलब आपको कहीं पे भी कुछ ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2016 फेज 2 पेपर सॉल्यूशंस देख लीजिए। Question number 1. Two cars P and Q start running in the straight line from a point at the same time and its positions are denoted as xp is equals to at plus bt square and xq is equals to ft minus t square respectively. At which time the velocity of these two cars will be same? पहले तो ये क्वेश्चन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3, क्लास 11th. Now we have to find the time at which इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो पहले तो xp is equals to at plus bt square, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करना पड़ेगा। dxp by dt is equals to at का डेरिवेशन a प्लस bt स्क्वायर यानी 2bt, ये हमें मिल गई vp which is equals to a plus 2bt. Now we have the value of xq also which is equals to ft minus t square. Again dxq by dt is equals to ft f minus 2t, ये हमें मिल गई वैल्यू ऑफ वी क्यू एफ माइनस 2t। अब हमें ये गिवन है कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, सो वी कैन राइट a प्लस 2bt इज इक्वल्स टू f माइनस 2t। यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ t फाइंड करनी है, तो 2bt प्लस 2t
इज इक्वल्स टू एफ माइनस ए। यहाँ से 2t कॉमन, b प्लस 1 इज इक्वल्स टू एफ माइनस ए। 2t इज इक्वल्स टू एफ माइनस ए बाय b प्लस 1। यहाँ से हमें t की वैल्यू मिल गई विच इज इक्वल्स टू एफ माइनस ए अपॉन 2 इंटू बी प्लस 1। So our correct answer is option number 1, that is f minus a into upon 2 into 1 plus b. Question number 2. A body of mass m is attached to the lower end of spring whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with the time period of 3 seconds. When the mass m is increased by 1 kg, the time period of oscillations become 5 seconds. The value of m is. This question is from chapter number oscillation, that is from chapter oscillation 14th chapter class 11th. Now we know the formula for time period of oscillation of spring, that is 2 pi under root m by k. Here हमें टाइम पीरियड्स दो दिए गए हैं, तो t1 और t2 लेके इसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से 2 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा। हमें टाइम पीरियड और मास के बीच का रिलेशन चाहिए, और स्प्रिंग कांस्टेंट, हम स्प्रिंग चेंज नहीं कर रहे हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट के भी चेंज नहीं होगा। So we can write t is directly proportional to under root of m. Now we can write t1 by t2 is equals to under root m1 by under root m2. t1 हमें given है 3 सेकेंड and t2 is 5 seconds is equals to first mass m है, and in second condition the mass is increased by 1, so we have to write m plus 1. यहाँ पे स्क्वायर रूट है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 9 by 25 is equals to m upon m plus 1. 9m plus 9 is equals to 25m. 9 is equals to 25m minus 9m. 9 is equals to 16m. यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी which is equals to m is equals to 9 by 16 kg. ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, that is 9 by 16. Question number 3. A light rod of length L has two masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass. Moment of inertia यानी chapter 7 class 11. Now we have given a light rod and two masses attached to its two ends. His length is L, and suppose here is the center of mass, then let's suppose this length is L1 and this length is L2. पहले तो हमें L1 और L2 लेंथ निकालनी होगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए हो जाएगा m1 L1 स्क्वायर प्लस m2 L2 स्क्वायर। हमारे पास m1 m2 है, लेकिन L1 L2 पहले तो हमें फाइंड करना होगा। तो L1 के लिए अगर हम लिखे तो m1 इंटू सपोज दिस इज द ओरिजिन, देन 0 प्लस m2 इंटू दिस लेंथ इज L अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से L1 की वैल्यू हो जाएगी m2L अपॉन m1 प्लस m2। अब
लेंथ, ये पूरी लेंथ L है, L1 की वैल्यू हमारे पास है, तो L2 की वैल्यू हो जाएगी L माइनस L2 की वैल्यू हो जाएगी L माइनस L1, L माइनस L1. So this is L minus M2L upon M1 plus M2, which is equals to M1L plus M2L minus M2L upon M1 plus M2. So L2 is equals to M1L, because this both are cancel out, and M1L upon M1 plus M2. Now अब हम इस फॉर्मूले में L1 L2 की वैल्यू पुट कर देंगे M1 इंटू L1 का स्क्वायर यानी M2 स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 द होल स्क्वायर प्लस M2 इंटू L2 स्क्वायर यानी M1 स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 द होल स्क्वायर. इसको हमें अब सिंप्लीफाई करना है. M1 M2 स्क्वायर L स्क्वायर, डिनोमिनेटर तो दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा M2 M1 स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 द होल स्क्वायर. यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं M1 इंटू M2 इंटू L स्क्वायर. यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं M1 इंटू M2 इंटू L स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा M2 प्लस M1 और यहाँ पे M1 प्लस M2 द होल स्क्वायर. ये स्क्वायर है, यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हमें मिल जाएगी M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू L स्क्वायर. दिस इज अवर फाइनल आंसर. ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे अब, तो M1 इंटू M2 इंटू L स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2. अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 4. A satellite of mass m is orbiting the earth at height h from its surface. The total energy of the satellite in terms of g naught, the value of acceleration due to gravity, which is g naught, is. This question is from chapter gravitation, chapter number 8, class 11th. Now the formula for energy of the satellite. Total energy of the satellite is E is equals to minus GMM upon 2R plus H at height H from the surface. So it will be 2 into R plus H. Now ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के टर्म में, लेकिन वी हैव टू फाइंड द टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ G नोट. अब G नोट का फॉर्मूला है GM अपॉन R स्क्वायर. सो वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय R स्क्वायर. नाउ GM अपॉन R स्क्वायर, GM अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी G नोट. सो टोटल एनर्जी विल बिकम माइनस G नोट into M into R square upon 2 into R plus H. This is our final formula for total energy. Option number 3, M G naught R square upon 2 R plus H. Correct answer will be option number 3. Question number 5. A particle moves from a point minus 2i caret plus 5j caret to 4j caret plus 3k caret when force of 4i plus 3j Newton is applied. How much work done has been done by the force? Work done
एंड फोर्थ चैप्टर नंबर हो जाएगा वर्क एनर्जी पावर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th। नाउ वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल्स टू F इंटू एफ डॉट आर। पहले तो हमें आर यानी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी होगी। आर की वैल्यू हो जाएगी R2 माइनस R1। पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम this to this, so R2 will be 4j caret plus 3 caret minus R1 is minus 2I caret यानी plus 2I minus 5j caret. This will be 4 minus पहले तो 2I caret, 4 minus 5 यानी minus 1j caret प्लस 3k कैरेट। फोर्स की वैल्यू है 4I कैरेट प्लस 3j कैरेट एंड R की वैल्यू हमने फाइंड की है विच इज 2I कैरेट माइनस j कैरेट प्लस 3k कैरेट। डॉट प्रोडक्ट है तो डायरेक्टली I कैरेट मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 जा 8, 3 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 3 एंड यहाँ पे 3k कैरेट है, लेकिन यहाँ पे अगर हम k कैरेट लिखे तो 0k कैरेट, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी 0। सो 8 माइनस 3 इज 5। वर्क डन की वैल्यू हमें मिल गई 5 जूल। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6, अ बुलेट ऑफ मास 10 gram moving horizontally with a velocity of 400 meter per second strikes a wooden block of mass 2 kg which is suspended by a light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block is found to raise a vertical distance of 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block will be. This question is from chapter number 5 class 11th. Now we have given that suppose a bullet of mass 10 gram traveling with horizontal velocity 400 meter per second. As it hits the block, the center of gravity shift to distance of 10 centimeter and finally the bullet will emerge out. इसको हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करना है, लेकिन पहले यहाँ पे वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कितनी वेलोसिटी से ये शिफ्ट हुआ। तो वेलोसिटी हमें हाइट दी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh। यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा √2gh। सो √2 इंटू g इंटू h, √2 इंटू g यानी 10। हाइट हमें दी है 10 सेंटीमीटर, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो डिनोमिनेटर में 100, ये 100, तो हमें वेलोसिटी मिल गई √2 मीटर पर सेकेंड। लेट्स से इसको नाम दे देते हैं VB यानी ब्लॉक। नाउ हमें यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। तो इनिशियल में P ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ this block, let's say small b initially is equals to finally. This one is for bullet and this one is for block. Initially the bullet is traveling with velocity, उसका मास पहले तो है 10 ग्राम, so 10 into 10 raised to minus 3 kg into velocity है 400 प्लस इनिशियली तो इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा ब्लॉक का। Now, mass of bullet again 10 into 10 raised to minus 3 kg into velocity. We have to find the velocity of bullet.
प्लस अब ब्लॉक का मोमेंटम हो जाएगा मास दैट इज 2 kg इंटू वेलोसिटी हमने अभी फाइंड की √2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से 1 2 3 ये 10⁻³ कैंसर 4 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻² इंटू v प्लस 2√2। now 4 minus 2√2 is equals to 10⁻²v। 4 into 2√2 यानी 4 into 2 into 1.41 is equals to 10⁻²v। यहाँ से वेलोसिटी is equals to ये वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 4 minus 2.82 यानी 1.18 और ये 10⁻² डिनोमिनेटर में जाएगा और न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻²+ यानी 118 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमें वेलोसिटी ऑफ बुलेट मिल गई 118 मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे 118 एग्जैक्टली नहीं दिया है तो हमें अप्रोक्सीमेटली लेना होगा। The closest value is 120 meter per second. So our correct answer will be option number 4. Question number 7. Two identical balls A and B having velocities of 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension. The velocities of A and B after collision respectively will be. कोलिजन का क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर हो जाएगा 6 क्लास 11th। नाउ फॉर इलास्टिक कोलिजन पहले तो सपोज ए की वेलोसिटी हमें दी है 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड बी की वेलोसिटी है -0.3 यानी डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट होगा ऑब्वियसली तो ही दोनों कोलाइड करेंगे। Now, for elastic collision, if the mass is same, यहाँ पे हमें दिया है two identical balls. So अगर इसका mass, if mass of ball A is m, then mass of B is also m. मास सेम है इलास्टिक कोलिजन में तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी यानी यहाँ पे अगर कोलिजन होगा तो आफ्टर कोलिजन ए की वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी बी की वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हो जाएगी और दोनों का मैग्नीट्यूड एक्सचेंज हो जाएगा यानी ए की वेलोसिटी हो जाएगी -0.3 मीटर पर सेकेंड एंड बी की वेलोसिटी हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे -0.3 एंड 0.5। करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8। 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes a process described by the equation PV⁻³ is equals to constant. The heat capacity of the gas during this process is. This question is from chapter number 13 KTG class 11th. Now these equation we know this equation PV⁻n is equals to constant और हमें दिया है PV⁻³ is equals to constant और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी n is equals to 3। हमें हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है तो हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा CH is equals to CV plus R/1 minus n। गैस इज गिवन मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 और CV की वैल्यू होती है 3/2R। सो 3/2R प्लस R/1 minus 3 3/2R और यहाँ पे 1 minus 3 is -2 so R/3/2R minus R/2 यानी 3R minus R
बाई 2, 2R बाई 2, यहाँ से हमें हीट कैपेसिटी की वैल्यू मिल जाएगी R के बराबर, और करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, a 100 ohm resistance and a capacitor of 100 ohm reactance are connected in series across 220 volt source. When the capacitor is 50% charged, the peak value of displacement current is. This question is from chapter number 7, class 12, alternating current. अब हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी वैल्यू हो जाएगी V, पीक वैल्यू यानी I मैक्स फाइंड करना है हमें। I मैक्स की वैल्यू हो जाएगी V मैक्सिमम बाय Z। ना हमें दिया है V RMS की वैल्यू हमें दी है विच इज 220 वोल्ट, तो V मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 220√2 वोल्ट। अब V मैक्स हमें मिल गया, Z की वैल्यू पहले तो फाइंड कर लेते हैं। Z यानी इम्पेडेंस, उसकी वैल्यू हो जाएगी √R² प्लस XL माइनस XC² होता है, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर तो है नहीं, तो सिंपली XC²। This is 100, this is also 100, so Z की वैल्यू हो जाएगी √2 × 100 ओम। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करके 220√2 अपॉन 100√2, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की पीक वैल्यू हमें मिल गई और 22/10 यानी 2.2 एम्पियर। 2.2 ampere is our correct answer, which is given in option number 2. Now question number 10. Which of the following combination should be selected for better tuning of LCR circuit used for communication? LCR circuit, chapter 7, class 12. Now हमें बेटर ट्यूनिंग के लिए बेटर ट्यूनिंग को कंपेयर करना है, तो इसकी क्वालिटी फैक्टर को चेक करना होगा सबका, और क्वालिटी फैक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/R × √L/C। नाउ फॉर बेटर ट्यूनिंग द क्वालिटी फैक्टर शुड बी हाई, तो क्वालिटी फैक्टर पहले तो quality factor is directly proportional to L. Quality factor is inversely proportional to R. And third, quality factor is inversely proportional to √C. Now, हमें क्या कंपेयर करना है कि L की वैल्यू सबसे हाई रखनी है, R और C की वैल्यू कम रखनी है, जिससे हमारा क्वालिटी फैक्टर हमें हायर मिल सके। तो चारों में पहले तो L की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, 1.5, 1.5, 2.5 एंड 3.5। इन चारों में से L की वैल्यू सबसे ज्यादा है 3.5, विच इज इन ऑप्शन नंबर 4। अब सिर्फ एक को देख के भी हम मतलब आंसर टिक नहीं कर सकते, इन दोनों को भी चेक करना होगा। तो R की वैल्यू अब कंपेयर करते हैं, 25, 20, 25 एंड 15। R की वैल्यू हमें सबसे कम रखनी है, which is also in option number 4. And now for capacitance, the value of capacitance in option 1 is 45, here 35, here 45 and here 30। यहाँ पे भी सबसे कम हमें फोर्थ ऑप्शन में मिल रही है, तो बेटर ट्यूनिंग के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है ऑप्शन नंबर 4 में। So our correct answer will be option number 4. Question number 11. The potential difference across the resistance, capacitance and inductance are 80, 40 and 100 volt respectively in LCR circuit. The power factor of this circuit is LCR circuit यानी chapter number 7, class 12. Now power factor का simple formula है cos phi power factor. Cos phi is equals to R by Z.
नाउ हमें रेजिस्टेंस और इम्पेडेंस के फॉर्म में नहीं दिया है, लेकिन हमें वोल्टेज दिए हैं इनके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी आर अपॉन वी, voltage across resistance, potential difference across resistance is 80 volt, and for we have to find the value of V, तो ये हो जाएगा VR square plus VL minus VC square, यानी 80 अपॉन अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस VL यानी 100 माइनस 40 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 80 अपॉन ये 6400 प्लस 3600, तो ये हो जाएगा 80 बाई 100, 80 बाई 100 यानी 8 बाई 10, 8 बाई 10 इज इक्वल्स टू 0.8, तो cos 5 is equals to 0.8. Power factor की वैल्यू है 0.8. So our correct answer will be option number 4. Question number 12. The solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice than that of sphere. The ratio of their kinetic energies of rotation E sphere upon E cylinder will be. This question is from rotational chapter number 7, class 11. Now we have to find the ratios of their kinetic energy. Rotational kinetic energy का formula है half I omega square. We have to find this ratio E sphere upon E cylinder. For E sphere we can write half I of sphere omega of sphere square upon, this one is for cylinder. For solid sphere the moment of inertia is 2 by 5 mr square, and for cylinder we have given the solid cylinder, so its moment of inertia is mr square by 2, and omega s यानी sphere की angular speed है, let's suppose omega, then the angular speed of cylinder is twice than that of sphere, so it will be 2 ओमेगा, इसका स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर, mr स्क्वायर कैंसल, ये हो जाएगा 2 by 5 इंटू 4 by 2 यानी 2 by 4, 2 2 जा 4, 1 by 5. E sphere upon E cylinder is 1 by 5, so required ratio is 1:5. So our correct option is option number 3. Question number 13. A rectangular film of liquid is extended from 4 into 2 to 5 by 4 centimeter. If the work done is 3 into 10 to the power minus 4 joule, then the value of surface tension of the liquid, यानी chapter number 10, fluid mechanics, class 11th. Now we have to find the surface tension and we have given the work done. So इन दोनों को relate करें, ऐसा एक formula है, work done is equals to T into delta S. Here delta S is the area. Now work done हमें दिया है 3 into 10 to the power minus 4 joule. We have to find the value of surface tension and area हो जाएगा 5 by 4 यानी ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है 4 into 2 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें डेल्टा एस के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करना है, लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल पहले तो हम करें तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन आपको यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज पुट नहीं करना है, क्योंकि
Suppose this is our rectangular film. तो इसमें आपको एज ये एक्सटेंड होगी तो इसमें एरिया के लिए आपको डेल्टा एस के लिए दो सरफेसेस कंसीडर करनी पड़ेगी. वी हैव टू कंसीडर दिस टू सरफेसेस. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, यानी ये हो जाएगा 2 into 12, that is 24 centimeter square. So our delta S will be 24 centimeter square. We have to convert it into meter square. So 24 into 10 to the power minus 4 meter square. यहाँ से T is equals to 3 into 10 to the power minus 4 upon 24 into 10 to the power minus 4. ये cancel 3 by 24. 8 3 जा 24. 1 by 8. सरफेस टेंशन की वैल्यू है 1 by 8. 1 by 8 यानी 0.125 न्यूटन पर सरफेस टेंशन का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 14. 3 liquids of densities ρ1, ρ2 and ρ3 with ρ1 greater than ρ2 greater than ρ3 having the same value of surface tension T rise to same height in 3 identical capillaries. The angle of contact θ1, θ2 and θ3 obey the following sequence. So ये क्वेश्चन हो जाएगा चैप्टर नंबर 10 क्लास 11 फ्लूइड मैकेनिक्स. राइट, अब हमें राइज इन कैपिलरी का फॉर्मूला है हमारे पास H is equals to 2T cos थीटा अपॉन रो इंटू जी इंटू आई. अब हमें सेम हाइट दी है तो हाइट इज सेम, 2 इज कांस्टेंट, सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन. सो टी जी तो कांस्टेंट है और कैपिलरीज भी आइडेंटिकल है तो आर भी सेम हो जाएगा. तो यहाँ से हम डेंसिटी और थीटा का तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा. अब हमें ρ1, ρ2, ρ3 का रिलेशन दिया है. ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos θ1 is greater than cos θ2 is greater than cos θ3. Now cos जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है cos वो cos is decreasing फंक्शन. cos डिक्रीजिंग फंक्शन है यानी जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू हमें कम मिलती जाएगी. तो यहाँ से थीटा और cos थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप कह सकते हैं हम. तो θ1 विल बी लेस देन θ2 विल बी लेस देन θ3. पहले तो हमें θ1, θ2, θ3 का रिलेशन मिल गया तो ये पहले हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे. θ1 ऑप्शन नंबर 1 में θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3 दिया है तो ये गलत हो जाएगा. इसमें भी सेम सीक्वेंस है, ये भी गलत हो जाएगा. यहाँ पे हमें सीक्वेंस दिया है θ1 लेस देन θ2 लेस देन θ3 तो ये सीक्वेंस सही है और फोर्थ में भी सीक्वेंस सही नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. लेकिन यहाँ पे 0 और π/2 के बीच में क्यों लिया है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि राइज कैपिलरी में अगर लेवल राइज होगा तो हमारा जो एंगल होगा वो एक्यूट होगा. इसको आप वाइस वर्सा मतलब ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर एंगल 90 से कम होगा तो वाटर लेवल राइज होगा. तो ये होगा लेस देन π/2 और ग्रेटर देन 0. So our correct answer is option number 3. Now question number 15. The temperature inside a refrigerator is T2 degree Celsius and the room temperature is T1 degree Celsius. The amount of heat delivered to the room for each joule of electrical energy consumed ideally is. Now we have given that T2 is, let's say, the cold temperature.
because it is the temperature inside the refrigerator, and T1 is because it is the room temperature. Now we can write that QH is equals to QC plus W. This one is for cold. So पहले तो हमें फाइंड ये करना है कि QH upon W, that is heat delivered to the room upon electrical energy consumed for each joule. So इस इक्वेशन को अगर हम W से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन को, तो ये हमें फाइंड करना है QH by W, ये QC by W plus 1. Now QC is equals to, we can write T2, and work done को हम लिख सकते हैं work done is equals to T1 minus T2, room temperature minus temperature inside refrigerator. So QH by W is equals to T2 by T1 minus T2 plus 1. Now ये हो गया सेल्सियस में, लेकिन हमें पहले इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो T2 plus 273 और डिनोमिनेटर में T1 minus T1 plus 273 minus T2 plus 273 और यहाँ पे प्लस 1. So QH by W will be equals to, ये डिनोमिनेटर में प्लस 273 माइनस 273 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो T2 प्लस 273 अपॉन T1 माइनस T2 और ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेके T1 माइनस T2 पूरे के डिनोमिनेटर में T1 माइनस T2. So QH upon W is equals to plus T2 minus T2 cancel, T1 plus 273 upon T1 minus T2. So this is our required ratio of heat delivered to the room upon electric energy consumed. So ऑप्शन के साथ अगर मैच करें तो T1 plus 273 upon T1 minus T2, third option is the correct one. Question number 16. An angular aperture whose width is 0.02 centimeter is placed immediately in front of the lens at 60 centimeter. The aperture is illuminated normally by a parallel beam of wavelength 5 into 10 to the power minus 5 centimeter. The distance of the first dark band of the diffraction pattern from the center of the screen is diffraction, यानी चैप्टर नंबर हो जाएगा 10 वेव ऑप्टिक्स क्लास 12. अब हम थीटा के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय ए, वेवलेंथ अपॉन विड्थ ऑफ एंगुलर एपर्चर. इसको अगर हम डायमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें तो सपोज दिस इज सेंटर ऑफ स्क्रीन, suppose this is center of screen and the first dark band is from here, and suppose this distance is y, this distance is let's say f, and this will be our theta. तो यहाँ से हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू y बाई एफ. यहाँ से थीटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ y, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट डार्क बैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. यहाँ से थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे भी हमें थीटा की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्बडा बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई एफ. y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू f इंटू लेमडा बाई ए. f यानी f की वैल्यू हमारे पास है 60 सेंटीमीटर. यस 60 सेंटीमीटर. हमें ऑप्शंस भी सारे सेंटीमीटर में दिए हैं और सभी वैल्यू सेंटीमीटर्स में दिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है.
लेमड़ा की वैल्यू है, वेवलेंथ इज 5 into 10 to the power -5 सेंटीमीटर एंड ए विड्थ है 0.02 सेंटीमीटर यानी 2 into 10 to the power -2 सेंटीमीटर। 32 जा 60, ये हो गया 150 into 10 to the power -5 plus 2 यानी 10 to the power -3। तो यहाँ से 3 पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट यानी 0.15 सेंटीमीटर। y की वैल्यू हमें मिल गई 0.15 सेंटीमीटर। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17। The interference pattern is obtained with two coherent light source of intensity ratio n. In the interference pattern, the ratio I max minus I minimum upon I maximum plus I minimum will be. Interference pattern यानी चैप्टर वेव ऑप्टिक्स 10 class 12. Now we have given the ratio of I1 to I2. इंटेंसिटी का रेशियो हमें दिया है विच इज इक्वल्स टू n। अब तो हमें फाइंड करना है ये रेशियो। तो पहले तो आई मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आई मैक्सिमम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर और आई मिनिमम के लिए √I1 माइनस √I2 द होल स्क्वायर। अब यहां से I1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू NI2। तो ये I मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी √NI2 प्लस √I2 द होल स्क्वायर। यहाँ से √I2 कॉमन निकल के उसका स्क्वायर हो जाएगा तो आउट ऑफ द ब्रैकेट ले लेंगे तो ये √n प्लस 1 द होल स्क्वायर इंटू I2 सिर्फ ये रिमेनिंग रहेगा। सिमिलरली I मिनिमम में यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी एज इट इज √n minus 1 the whole square into I2. Now we have to find I maximum minus I minimum upon I maximum plus I minimum. So it will be I maximum यानी √n plus 1 the whole square into I2 minus √n minus 1 the whole square into I2 upon √n plus 1 the whole square I2 plus √n minus 1 the whole square I2. I2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। Now √n plus 1 the whole square यानी √n square यानी n plus 2 √n plus 1। इसको हम एक्सपेंड करें तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इट विल बी n plus 2 √n plus 1 minus n minus 2 √n plus 1 और डिनोमिनेटर में n plus 2 √n plus 1 plus n minus 2 √n plus 1। सो डिनोमिनेटर में n plus n यानी 2n, ये 2 √n कैंसल प्लस 2 1 plus 1 2 और यहाँ पे n plus 2 √n plus 1 और माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दे हम अगर तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस यानी माइनस n प्लस n कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। 2 √n प्लस 2 √n यानी 4 √n। सो आवर रिक्वायर्ड रेशियो इज 4 √n अपॉन 2n प्लस 2। 2 कॉमन ले ले, 4 √n अपॉन 2 कॉमन ले ले तो n प्लस 1, 2 कैंसिल तो 2 √n अपॉन n प्लस 1, 2 √n upon n plus 1. So our correct answer is option number 3. Question number 18. Planck's constant speed of light in vacuum and Newton's gravitational constant are three fundamental constants. Which of the following combinations of these has dimensions of
डायमेंशन ऑफ लेंथ. सो वी हैव टू फाइंड पहले तो प्लैंक कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का और स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन हम निकाल लेंगे. प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन हम अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिखे तो ये हो जाएगा h/p. यहाँ से h इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू पी. लैम्बडा का डायमेंशन L1 एंड p यानी मोमेंटम को हम लिख सकते हैं m इंटू v. तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 L1 t माइनस 1. सो डायमेंशन ऑफ h will be m1 L2 m1 L2 t minus 1. Now for gravitational constant g का डायमेंशन ऑलमोस्ट एवरी पेपर में आता है. तो इसको मतलब हम डिराइव भी कर सकते हैं फोर्स के फॉर्मूले से. F इज इक्वल्स टू gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. यहाँ से g का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स यानी m1 L1 t माइनस 2 इंटू L2 अपॉन m2. सो g इज इक्वल्स टू m माइनस 1 L3 t माइनस 2. एंड स्पीड ऑफ लाइट, इसका डायमेंशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मतलब यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड और डायमेंशन हो जाएगा L1 t माइनस 1. नाउ अभी हमें एक फॉर्मूले को चेक करना होगा. फर्स्ट फॉर्मूले में अंडर रूट जी इंटू एच अपॉन सी रेज टू 3/2. अंडर रूट जी इंटू एच अपॉन सी रेज टू 3/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ h का डायमेंशन है m1 L2 t माइनस 1 m1 L2 t माइनस 1. g का डायमेंशन है m माइनस 1 L3 t माइनस 2 और डिनोमिनेटर में c यानी L1 t रेज टू माइनस 1 रेज टू 3/2 यानी L रेज टू 3/2 t रेज टू माइनस 3/2. तो m1 m माइनस 1 ये कैंसिल हो गया और स्क्वायर रूट में अब है 2 और ये 3 यानी L रेज टू 5 और t रेज टू माइनस 3. ये t रेज टू माइनस 3/2 हो गया. t रेज टू माइनस 3 का स्क्वायर रूट यानी t रेज टू माइनस 3/2 हो गया. तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग है L रेज टू 5/2 अपॉन L रेज टू 3/2 यानी L रेज टू 5 माइनस 3/2 यानी L रेज टू 2/2 L रेज टू 1. हमें लेंथ का डायमेंशन मिल गया. हम और फाइंड करना है हमें डायमेंशन ऑफ लेंथ. तो पहला आंसर ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19. In the given figure, a is equals to 15 meter per second square represents the total acceleration of the particle moving in the clockwise direction in a circle of radius 2.5 meter at a given instant of time. The speed of the particle is. ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है यानी चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th. Now this is radius r and यहाँ पे एक फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वैल्यू होगी mv²/r और यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन दिया है, एंगल दिया है 30 डिग्री. तो इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी ma cos 30 बिकॉज द एंगल इज विथ दिस वन. सो ये दोनों फोर्स को अगर हम बैलेंस करें तो ma cos 30 विल बी इक्वल्स टू mv²/r. m कैंसल, a की वैल्यू है 15 cos 30 यानी √3/2 is equals to v² by radius is 2.5 मीटर. 2.5 मीटर. तो v² की वैल्यू हमें मिल जाएगी 15 इंटू √3/2
इंटू 2.5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 2.5 यानी 5/2 v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75√3/4 सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 75 इंटू 1.73 तो 75 इंटू 1.73 यानी 129 के अराउंड आएगा और डिवाइडेड बाय 4 v फाइंड करना है तो इस पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और 129 11 का स्क्वायर होता है 121 तो ये 11.5 से ज्यादा आएगा यानी 11.5 से कम आएगा तो 11.4 के अराउंड आएगा तो 11.4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5.7 मीटर पर सेकेंड 5.7 मीटर पर सेकेंड so our correct answer is option number 3 5.7 meter per second. Question number 20. A rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 degree and gets reflected without loss of speed as shown in the figure below. The value of impulse imparted by the wall on the ball will be impulse यानी chapter number 5 laws of motion class 11th. Now यहाँ पे हमें पहले तो इम्पल्स फाइंड करना है तो इम्पल्स यानी डेल्टा पी यानी m इंटू डेल्टा v. सो इनिशियली द वेलोसिटी का हम यहाँ पे कंपोनेंट ले तो हो जाएगा v cos 60 से स्ट्राइक करेगी और जब बैक होगी तो वेलोसिटी का लॉस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भी सेम v cos 60 बट वी हैव टू टेक माइनस बिकॉज इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सो इट इज माइनस v cos 60. तो इम्पल्स इज इक्वल टू m v डेल्टा v यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल. V final is minus V cos 60 minus V initial is plus V cos 60. इसका अगर हम मोड ले तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू 2mv cos 60. cos 60 की वैल्यू 1/2. तो यहाँ से हमें इम्पल्स की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल्स टू m इंटू v. सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 21. Two rotating bodies A and B of masses m and 2m with moments of inertia IA and IB where IB greater than IA have equal kinetic energy of rotation. If LA and LB be their angular momenta respectively, then we have to compare their angular momentum. Rotational motion का chapter यानी chapter number 7 class 11th. Now we have given that they both have equal kinetic energy. So we can write Ka is equals to Kb and for rotation kinetic energy is half I omega square. IB into omega b square. One half cancel. So we can write IA by IB is equals to omega b upon omega a the whole square. So omega a upon omega b is equals to square root of IB by IA. Now we have to compare their angular momentum. So LA by LB angular momentum का formula है I omega. It will be IA omega A upon IB omega B. So LA by LB is equals to IA upon IB और ओमेगा ए बाय ओमेगा बी की वैल्यू है हमारे पास
विच इज इक्वल्स टू IB अपॉन IA। यहाँ से ये एक स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली B भी कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में हमारे पास रहेगा IA बाय IB। नाउ LA बाय LB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ IA बाय स्क्वायर रूट ऑफ IB। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि IB इज ग्रेटर देन IA, IB इज ग्रेटर देन IA, यानी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। सो तो इसकी वैल्यू हमें लेस देन 1 मिलेगी, यानी LA बाय LB की वैल्यू हमें लेस देन 1 मिलेगी, क्योंकि IB is greater than IA, so we can interpret that LB will be greater than LA, क्योंकि तब इसकी वैल्यू हमें less than 1 मिलेगी। So our correct answer is option number 3, LB is greater than LA। Question number 22. Starting from the center of the earth having radius r, the variation of g acceleration due to gravity is shown by gravitation chapter number 8 class 11th। Now gravitation inside the earth, यानी ग्रेविटेशन इनसाइड जी इन का फॉर्मूला है हमारे पास Gm स्मॉल r अपॉन r⁻3। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि G इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r एंड फॉर आउटसाइड, यानी एट अगर हमें हाइट पे या ऐसे डिस्टेंस पे अगर दिया है तो उसके लिए हमारे फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला है Gm अपॉन r²। हियर दिस r इज रेडियस ऑफ द अर्थ, सो यहाँ से G आउट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, सपोज हियर r इज इक्वल्स टू r है, इस प्लेस पे r इज इक्वल्स टू r, तो r तक यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, G इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड देन डिक्रीजेस बिकॉज 1 अपॉन r²। सो इस ग्राफ से मैच होता हुआ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23. Two identical bodies are made up of material for which the heat capacity increases with the temperature. One of these at 100 degrees Celsius while the other one is at 0 degrees Celsius. If the two bodies are brought into the contact, then assuming no heat loss, the final common temperature is heat exchange, यानी chapter number 11 class 11th थर्मल प्रॉपर्टीज। अब हमें ये दिया है कि देयर इज नो हीट लॉस, सो वी कैन राइट Q1 इज इक्वल्स टू Q2 एंड फॉर्मूला फॉर Q इज mc delta T। सो m1 c1 delta T1 is equals to m2 c2 delta T2। We have given the two identical bodies, so m1 is equals to m2 is equals to m, because दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का मास भी सेम होगा, तो m1 m2 कैंसिल। c1 delta T1 is equals to c2 delta T2। now c1 हमें ये दिया है कि फर्स्ट जो बॉडी है वो वन ऑफ दिस इज एट 100 डिग्री सेल्सियस while अदर इज एट एक 0 डिग्री पे है, एक 100 डिग्री पे है, और हीट कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है विद द टेम्परेचर, यानी सपोज दिस वन इज फॉर 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस वन इज फॉर 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो इससे ज्यादा होगी बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग विद द टेम्परेचर, तो इसकी हीट कैपेसिटी इससे ज्यादा होगी। तो अगर इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका डेल्टा टी हमें कम रखना होगा, तभी ये दोनों इक्वल हो गए, तो डेल्टा टी 1 विल बी लेस देन डेल्टा
T2, यानी टेम्परेचर डिफरेंस 100 और फाइनल टेम्परेचर का जो होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा 0 से, 0 और फाइनल डिग्री का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उससे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू सेम होती, C1 if C1 is equal to C2 then delta T1 will be equal to delta T2, और दोनों की वैल्यू क्या आती, 50-50 आती, कॉमन टेम्परेचर आ जाता 50 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा T will be 100 minus 50 and delta T2 will be 50 minus 0, तो इन दोनों की वैल्यू 50 आती, लेकिन इसमें डेल्टा T1 है वो लेस देन डेल्टा T2 है, यहाँ यानी कि यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होगा, तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 50 से अगर हम ज्यादा रखें तो 50 से ज्यादा रखें तो डेल्टा T1 होगा वो 50 मतलब वो कम होगा डेल्टा T2 से, सो द फाइनल टेम्परेचर विल बी 50 डिग्री सेल्सियस। नो, अगर हीट कैपेसिटी सेम होती तो 50 डिग्री सेल्सियस आता, लेकिन यहाँ पे मोर देन 50, यानी our second option is the correct answer. Question number 24. A body cools from a temperature 3T to 2T in 10 minutes. The room temperature is T. Assume that Newton's cooling law is applicable. The temperature of the body at the end of next 10 minutes will be Newton's cooling law. यानी chapter number 11 class 11th. Now the formula for Newton's cooling law is T2 minus T1 upon T is equals to K into T2 minus room temperature, suppose that is T. So for the first case, T2 is 3T, T1 is 2T and the time is 10 minutes is equals to K into T2 यानी 3T minus T, room temperature is T, so it will be 3T minus 2T, that is T by 10 is equal to K into 3T minus T यानी 2T. Suppose this is the equation number 1. Now for second case, we have to find the temperature of the body at the end of next 10 minutes. तो यहाँ पे जो T2 है वो हो जाएगा 2T, that is initial temperature, and the final temperature we have to find. Let's suppose that is T dash. Time is again 10 minutes. K into 2T minus room temperature is T. So यहाँ से 2T minus T dash, 2T minus T dash upon T upon 10 is equals to K into T. Now if we take the ratio 1 divided by 2, then T by 10 upon 2T minus T dash by 10 ये हो जाएगा K into 2T upon K into T. 10 cancel, so T by 2T minus T dash is equals to 2. T is equals to 4T minus 2T dash. तो 2T dash is equals to 4T minus T यानी 3T. T dash की वैल्यू हमें मिल गई 3 by 2 into T. 3 by 2 into T यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. Question number 25. A given sample of an ideal gas occupies the volume V at pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of gas is small m. Which of the following gives the density of the gas? Chapter number 12, Thermodynamics, class 11. Now, ideal gas equation is PV is equals to nRT, and we have given the for each molecule, yani for one molecule, we can write R is equals to Kb. So ideal gas equation will be N KBT. Now N yani number of moles. So number of moles is mass upon
molecular mass into kBt. We have to find the formula for density. Density is mass by volume. So mass by volume यानी P into M upon Kb into T is equals to this mass upon volume. Mass by volume is density. तो यहाँ से density का formula आ जाएगा Pm upon Kbt. Pm upon Kbt. So our correct answer is option number 2, that is Pm upon Kt. Question number 26. The second overtone of an open organ pipe. Open organ pipe यानी chapter number 15, class 11th, has the same frequency as the first overtone of the closed pipe L meter long. The length of the open pipe will be. Now for the open organ pipe, we have given the second overtone, so 2n plus 1 into V by 2L. We have given the second overtone यानी first harmonic, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1. For open pipe n की वैल्यू 1, 2 into 1 2 plus 1 यानी 3V by 2L. Now for closed organ pipe, here the length, we have to find this length. Let's say this is L dash. For closed organ pipe, we have given the first overtone. First overtone के लिए frequency हो जाएगी 3V by 4L, and these two are equal, so same frequency. So 3V by 2L dash is equals to 3V by 4L. 3V cancel, 2L dash is equals to 4L. तो L dash की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2L. 4L by 2 यानी 2L. So our correct answer is option number 2, that is 2L. Question number 27. Three sound waves of equal amplitudes have frequencies n-1, n and n+1. They superimpose to give beats. Beats यानी chapter 15, class 11th. The number of beats produced per second will be. This is, suppose this is F1, this is F2 and this is F3. Then F1 is equals to n-1, F2 is equals to n and F3 is equal to n+1. नाउ अगर हमें बीट फाइंड करनी है तो हमें फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी है एक के बाद एक, उसका डिफरेंस लेना है. तो F2 माइनस F1 करें अगर, F2 माइनस F1, देन n माइनस n-1, तो ये हो जाएगी n माइनस n प्लस 1. तो नंबर ऑफ बीट्स यहाँ से हमें मिल गई 1. अगेन we have to consider these two frequencies also. So F3 minus F2, n plus 1 minus n. यहाँ से हमें मिल गई number of beats 1. तो total number of beats हो जाएगी 1 plus 1, that is 2. Total number of beats produced per second will be 2. Correct answer is option number 4. Question number 28. An electric dipole is placed at an angle of 30 degrees with the electric field intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton into meter. The charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter is. Dipole यानी chapter number 1, class 12th. Now torque का formula है हमारे पास. Torque is equals to P E sin theta. P cross E, that is P E sin theta. So और हम P की वैल्यू हम लिखेंगे 2 into A into Q. We have to find the value of this charge. So Q is equals to torque upon sin theta. टॉर्क की वैल्यू हमारे पास है 2 into 10 to the power 5 न्यूटन. नो सॉरी, टॉर्क की वैल्यू है 4 न्यूटन into मीटर.
4 अपॉन 2a इज डाइपोल लेंथ, हमें डाइपोल लेंथ पूरी दी है 2 सेंटीमीटर, सो 2a की जगह पे हमें 2 सेंटीमीटर यानी 2 into 10 to the power minus 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम एंड साइन थीटा, साइन द एंगल इज 30, साइन 30 इज 1/2, 2 तो ये हो जाएगा 2 into यहाँ पे -2 + 5 यानी +3 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ कूलम, तो 2 into 10⁻³ कूलम। यहाँ पे मिली कूलम के फॉर्म में दिया है तो ये हो जाएगा 2 मिली कूलम। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 मिली कूलम। क्वेश्चन नंबर 29, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 of area A, plate separation D and the capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then dielectric constant K is given by, first of all these three are in पैरेलल, सो इसका अगर हम C इक्विवेलेंट ले तो पैरेलल में कैपेसिटर का डायरेक्टली एडिशन होता है, तो C1 + C2 + C3, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 को हम लिख सकते हैं ε0 A/D, अब एरिया है A/3 एंड डिस्टेंस इज D/2 into K1। सिमिलरली फॉर C2 एंड C3 2ε0 A into 3D ये कॉमन निकल आएगा और ब्रैकेट में रहेगा K1 + K2 + K3। नाउ सब दिस इज अवर C इक्विवेलेंट इन दिस इज C4, तो अब ये दोनों सीरीज में हो गए और कैपेसिटर में सीरीज के लिए फॉर्मूला है 1/C is equal to 1/C इक्विवेलेंट प्लस 1/C4। अब यहाँ से C4 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ε0 A, एरिया तो पूरा A ही रहेगा लेकिन डिस्टेंस D/2 हो जाएगा, तो ε0 A/D into K4। नाउ 1/C यानी इसको हम लिख सकते हैं ε0 A/D into K which is equals to 1/C equivalent 2ε0 A/3 into D into K1 plus K2 plus K3 plus 1/C4 यानी 1/2ε0 A/D into K4। यहाँ से ε0 A/D कैंसल आउट, तो 1/K is equals to 1/1/2, लेट्स टेक 1/2 कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा 1/K1 प्लस K2 प्लस K3/3 यानी 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और यहाँ पे 1/K4, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो 2/K इज इक्वल टू 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। ऑप्शन के साथ अगर मैच करें तो 2/K इज इक्वल्स टू 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30, the potential difference VA minus VB between the points A and B in the given figure is, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है यानी चैप्टर नंबर 3 क्लास 12। Now we have to find the potential difference VA minus VB। पहले तो हम इक्वेशन अगर बनाए तो VA is equals to यहाँ पे I into R यानी let's say I into R प्लस 3 वोल्ट प्लस I into R यानी 2 into 1, यहाँ पे लेट्स से करंट तो सेम है IR प्लस VB। नाउ I into R, suppose this is R and this is R dash, then I into R यानी 2 into 2 plus 3 plus I current is 2 ampere
and r dash is 1 and we have to find VA minus VB. तो ये VA minus VB. Then the value of VA minus VB is 4 plus 3 plus 2. 4 plus 3 7 plus 2 9 volt. So our correct answer is option number 4, that is plus 9 volt. Question number 31. A filament bulb 500 watt and 100 volt is to be used in 230 volt main supply. When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is. ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, यानी चैप्टर नंबर हो जाएगा 3 क्लास 12. नाउ पहले तो हमें कुछ ऐसा दिया है कि सपोज दिस इज बल्ब एंड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज. यहाँ पे 230 वोल्ट और इसका वोल्टेज हमें गिवन है 100 वोल्ट. तो ये रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो पहले तो हम करंट निकाल लेते हैं. करंट निकलेगा, पावर हमें दिया है तो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई. पावर इज 500, वोल्टेज 100 इंटू करंट. करंट यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आएगी सेम वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी, सेम वैल्यू, बिकॉज ये दोनों सीरीज में है तो करंट की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी. तो I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर. नाउ अब हमें ohm's लॉ लगाना है. V इज इक्वल्स टू आई आर, R इज इक्वल्स टू V बाई आई. लेकिन अब यहाँ हमें जो वोल्टेज लगाना है वो कौन सा लगाना है, ये एक मेन क्वेश्चन है. तो 230 मेन सप्लाई में है, 100 यहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज कंज्यूम होगा वो 230 माइनस 100 यानी 130 वोल्ट. इसका वोल्टेज 130 वोल्ट, 130 अपॉन करंट 5 एम्पियर. ये हो गया 2 और 6 26 ओम. So the value of resistance is 26 ohm and our correct answer is option number 3. Question number 32. A long wire carrying a steady current is bent into circular loop of 1 ton. The magnetic field at the center of the loop is capital B. It is then bent into a circular coil of n turns. The magnetic field at the center of this coil of n turns will be. ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का. नाउ पहले तो अ लॉन्ग वायर कैरिंग स्टेडी करंट बेंड इनटू सर्कुलर लूप. सर्कुलर लूप के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है विच इज B और इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 इंटू आर. सपोज द रेडियस ऑफ दैट लूप इज सपोज कैपिटल R. नाउ it is bent into circular coil of n turns. तो इस coil के अगर हम रेडियस सपोज करें तो रेडियस इज स्मॉल r, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई अपॉन 2r. नाउ यहाँ पे एक n तो है लेकिन हमें r और r को कंपेयर करना होगा, तभी हम b के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो लेंथ तो सेम रहेगी बिकॉज ये दोनों एक लॉन्ग वायर में से ही बनाए गए हैं, तो इन दोनों की लेंथ सेम रहेगी. तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 पाई इंटू आर इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R लेंथ हो जाएगी सर्कुलर लूप की, 1 टन का है जो, और इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2n इंटू 2 पाई स्मॉल r, क्योंकि ये n टर्न्स की कॉइल है. तो यहाँ से हमें कैपिटल R और स्मॉल r का रिलेशन मिल गया. R इज इक्वल्स टू और स्मॉल r इज इक्वल्स टू r बाई n. इस स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो B डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई अपॉन 2, r की जगह पे स्मॉल r इंटू अपॉन n, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. B डैश इज इक्वल्स टू n यानी n स्क्वायर म्यू नॉट आई बाई 2r. अब म्यू नॉट आई बाई 2r को हम लिख सकते हैं B,
So B dash is equals to n square into B. B dash is equals to n square into B. So our correct answer is option number 2. Question number 33. A bar magnet is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. The energy required to rotate it by 60 degrees is W. Now the torque required to keep the magnet in this position is. This question is from chapter number 4, class 12th. First we have given the energy which is equals to W. अब अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखे तो वो हो जाएगा mb cos थीटा. वर्क डन का ये फॉर्मूला हो जाएगा और टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा mb sin थीटा. अगर हम इन दोनों का रेशियो ले ले, ये हमें गिवन है W, तो W बाय mb cos थीटा बाय mb sin थीटा. Then we can write ये यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी tan थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू W tan थीटा. So torque is equals to W into tan 60. tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3. Torque is equals to √3W. So our correct answer is option number 2, √3W. Question number 34. An electron is moving in a circular path under the influence of transverse magnetic field of 3.57 into 10 to the power minus 2 Tesla if the value of E by M is 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg. Then the frequency of revolution of the electron is. Chapter number 4, class 12th. First of all, we have to find the formula, the value of frequency. तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ. यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय 2 पाई. नाउ इस केस में ओमेगा की वैल्यू हम लिख सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्यू बी बाय एम. QB by M, and here the Q is E, so EB by M. Then the formula for frequency will be EB upon 2 pi M. F is equals to E by M की वैल्यू हमारे पास है 1.76 into 10 to the power 11 into magnetic field is 3.57 into 10 to the power minus 2 Tesla upon 2 pi 3.14. 1.76 into 3.57 ये 6.2 के अराउंड आएगा, और यहाँ पे भी 3.14 into 2 यानी 6.28. और पावर अगर हम पावर में ये 10⁻11 10⁻−2 10⁻9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻9 हर्ट्ज. 10⁻9 हर्ट्ज. तो और करेक्ट इसको हम लिख सकते हैं 1 गीगाहर्ट्ज. 1 10⁻9 यानी गीगाहर्ट्ज. So our correct answer will be option number 1. Question number 35. A uniform magnetic field is restricted within a region of radius r. The magnetic field changes with the time at the rate of dB by dt. Loop 1 of radius r greater than small r encloses the region small r, and loop 2 of radius capital R is outside the region of magnetic field as shown in the figure below. Then the EMF generated is. This question is from chapter number 6, class 12.
हमें फाइंड करना है ईएमएफ की वैल्यू। तो ईएमएफ के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, माइनस डी फाई बाय डी टी। ये फाई इज द फ्लक्स and the value of phi is B into A. So we can write EMF as dB by dt into area. Now in the first loop we have to consider these only, because we have to consider only the enclosed one. So EMF हो जाएगा loop 1 के लिए, let's say E1 is equals to minus d b by dt इंटू एरिया के लिए हमें ये वाली रेडियस कंसिडर करनी होगी, dB by dt इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर. दिस इज आवर EMF in the first loop. And for the second loop, the second loop of radius capital R is outside the region of magnetic field, यानी फ्लक्स जीरो हो जाएगा. तो फ्लक्स यहाँ पे जीरो हो गया तो EMF भी जीरो हो जाएगा. तो सेकंड लूप में EMF जीरो. आंसर ऑप्शन के साथ अगर मैच करें तो फर्स्ट के लिए dB by dt इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल, dB by dt इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर. एंड लूप 2 में जीरो. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 36. Two identical glass mu g is equals to 3/2 equi-convex lenses of focal length f each are kept in contact. The space between the lenses is filled with water with refractive index 4/3. The focal length of the combination is. This question is from chapter number 9, Ray Optics, class 12. We have given two equi-convex lenses. पहले तो इन दोनों की फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं. तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. 1/f इज इक्वल्स टू म्यू जी इज 3/2 माइनस 1 यानी 1/2, और यहाँ पे 1/r. दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होगी, लेकिन एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव लेनी होगी. तो यहाँ पे माइनस और ये r2 लेट्स से माइनस r, तो ये हो जाएगा प्लस 1/r. 1/f इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/r प्लस 1/r यानी 2/r. 2 कैंसिल, यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया, f इज इक्वल टू r. Now we have given that the space between them is filled with water. तो ये हमारा कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा. अब इसकी अगर फोकल लेंथ फाइंड करें, लेट्स से 1/f dash, then 1/f dash will be equals to mu w minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Now 1/f dash is equals to mu w is 4/3 minus 1 यानी 1/3 into 1/. अब कॉनकेव के लिए हमें माइनस लेनी होगी, तो यहाँ पे माइनस r. इन दोनों के भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगी. यहाँ से एक माइनस को कॉमन ले ले तो 1/f dash is equals to 1/3 minus common 1/r plus 1/r, again it is 2/r. तो f dash की वैल्यू हमें मिल गई -3r/2. f dash is equal to -3r/2. Now we have to find the focal length of combination. तो focal length of combination, let's say f equivalent is equals to 1/f, इसके f और ये f dash 1/f plus 1/f plus 1/f dash, ये हो जाएगी 2/f और 1/f dash. f dash यहाँ पे हम -3r/2 को -3f/2 लिख सकते हैं, क्योंकि r is equals to f. तो
यहाँ पे माइनस 2/3f then 1/f equivalent is equals to 3 2 जा 6 minus 2 यानी 4/3f. Our f equivalent will be 3f/4. This is our final answer. 3f/4. Correct answer is option number 4. Question number 37. An air bubble in a glass slab with refractive index 1.5 is 5 cm deep when viewed from one surface and 3 cm deep when viewed from opposite surface. The thickness of the slab is. This question is from chapter number 9 ray optics class 12th. अब हमारे पास टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब के लिए फॉर्मूला है T is equals to T यानी total thickness is equals to D1 plus D2 into mu, where mu is refractive index, D1 is the depth when viewed from one surface and D2 is the depth when viewed from opposite surface. ये तीनों हमें क्वेश्चन में गिवन है. D1 is 5 cm, D2 is 3 cm and the value of mu is 1.5. 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं. ये हो जाएगा 5 plus 3 8 into 3/2. 4 3s are 12. So the total thickness of slab is 12 centimeter. So our correct answer will be option number 3. Question number 38. A person can see clearly objects only when they lie between 50 centimeter and 400 centimeter from his eye. In order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, the type and the power of the correcting lens the person has to use will be. Chapter number 9 class 12. पहले तो हम इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे बिकॉज द फॉर्मूला फॉर पावर इज 1/f. तो इसके लिए हमें फोकल लेंथ चाहिए होगी तो 1/f is equals to 1/u minus 1/v minus 1/u. Here the u is 400 centimeter यानी 4 meter and image distance will be infinity. So 1/f is equals to 1/infinity minus 1/4. 1/f is equals to, this will be 0 minus 1/4. So the value of focal length will be minus 4 meter. And for concave lens, concave के लिए focal length नेगेटिव होती है और convex के लिए for convex lens the focal length is positive. तो यहाँ से हमें type of lens तो पता चल गया कि type of lens will be concave. So option number 1 and 4 ये दोनों eliminate हो गए. Now we have to find the power. Power is equals to 1/f. Focal length is minus 4. So the value of power will be minus 0.5 diopter. Minus 0.25 diopter. So our correct answer will be option number 2. The type of lens is concave and the power is minus 0.25 diopter. Question number 39. Electrons of mass m with de Broglie wavelength lambda fall on the target in an X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of the emitted X-ray is. This question is from chapter number 12 class 12th. पहले हमें गिवन है डी ब्रोगली वेवलेंथ. डी ब्रोगली की वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. यहाँ से p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा. नाउ अब हमें दिया है कि कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट, तो इसके लिए एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट. दिस विल बी अवर कट ऑफ वेवलेंथ और एनर्जी को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m. p इज इक्वल टू √2me. यहाँ से एनर्जी को लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m.
अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू एल सी बाई लेमडा नॉट। p की वैल्यू p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी h स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर is equals to hc by lambda naught. We have to find the value of lambda naught in the form of lambda. So lambda naught is equals to c into 2m into lambda square upon h. Lambda naught is equals to 2 into m into c by h into lambda square. ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे, 2 into m into c upon h into lambda square. Correct answer will be option number 1. Question number 40. Photons with energy 5 electron volt are incident on a cathode in a photoelectric cell. Photoelectric cell यानी chapter 11 class 12. Now the maximum energy of emitted photoelectrons is 2 electron volt. When photons of energy 6 electron volt are incident on cathode, no photoelectrons will reach at the anode. If the stopping potential of A relative to C is, first of all हमारे पास E max का फॉर्मूला है, E max is equals to E minus 5. All we have to do is apply this formula twice. पहले तो हमें E max की वैल्यू दी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैक्सिमम एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इंसिडेंट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 5 minus 2 दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए EV नॉट इज इक्वल टू E minus 5. EV naught is equals to, now the incident energy is 6 electron volt minus work function that is 3 electron volt. EV naught is equals to 3 EV. यहाँ से V naught की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 volt. V naught is the value of stopping potential of cathode because the energy is incident on cathode. तो यहाँ पे +3 हमें जो वैल्यू मिली है वो कैथोड का स्टॉपिंग पोटेंशियल है और हमें पूछा है तो इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये हो जाएगा -3, नॉट +3 बट -3. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 -3 वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 41. If an electron in a hydrogen atom jumps from the third orbit to second orbit, it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from fourth orbit to third orbit, the corresponding wavelength of the photon will be. Chapter number 12, class 12. Atoms. अब वेव नंबर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 upon lambda is equals to RZ square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. तो पहले केस में 1 upon lambda is equals to R into 4 hydrogen atom Z is equals to into 1 upon n1 square यानी 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square. 1 upon lambda is equals to R into 3 square 9, तो 9 minus 4 upon 9 into 4. 1 upon lambda is equals to R into 5 by 36. Now for case 2, when it jumps from fourth orbit to third orbit यानी 1 upon lambda dash is equals to R into 1 upon, now the n1 will be 3 and n2 will be 4. 1 upon lambda dash is equals to R into 16 minus 9 by 16 into 9. ये हो जाएगा R into 16 minus 9 यानी 7 upon 16 into 9, 144. Now we have to take the ratio of equation. Let's say this is 1 and this is 2
equation 1 divided by equation 2, 1 upon lambda upon 1 upon lambda dash is equals to r into 5 by 36 upon r into 7 by 144. R cancel. So lambda dash upon lambda will be equal to 144 by 7 into 5 by 36. 36 4s are 144. So value of lambda dash will be 4 5s are 20 by 7 lambda. 20 by 7 lambda. So our correct answer will be option number 3. Question number 42. The half-life of radioactive substance is 30 minutes. The time taken between 40% decay and 85% decay of the same radioactive substance is, this question is from chapter number 13, nuclei, class 12. Now, the number of nuclei 40% to 85%. ये है नंबर ऑफ डीके न्यूक्लियाई. अगर हम फाइंड करें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई देन इट विल बी 100 minus 40 that is 60 and 100 minus 85 यानी 15%. ये हो गया नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई. तो 60 में से 15 यानी 1/4. तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 1/2. Now we have the formula that is n by n naught is equals to 1/2n. यहाँ से भी हमें मिल जाएगा 15/60 is equals to 1/2n. तो ये हो जाएगा 1/4 यानी 2/2. तो हमें n की वैल्यू मिल गई that is 2. और n को हम लिख सकते हैं n is equals to t by t 1/2. Then the value of t will be t half into n. t half हमें given है 30 minutes और n की वैल्यू है 2. तो टोटल टाइम हो जाएगा 60 minutes. Total time will be 60 minutes. So our correct answer will be option number 4. Question number 43. For common emitter transistor amplifier, chapter number 14, class 12, the audio signal voltage across the collector resistance of 2 kilo ohm is 4 volt. यानी VC हो गया 4 volt and RC is equals to 2 into 10 to the power 3 ohm. Now if the current amplification factor of the transistor is 100 यानी बीटा की वैल्यू हमें दी है 100 and the base resistance is 1 kilo ohm यानी RB is equals to 1 into 10 to the power 3 ohm. Then the input signal voltage is यानी हमें फाइंड करना है V की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. पहले तो VC और RC दिया है तो यहाँ से हम IC निकाल लेंगे करंट. तो VC is equals to RC into IC. IC is equals to VC by RC यानी 4/2 into 10 to the power 3. IC की वैल्यू हमें मिल गई 2 into 10 to the power minus 3 ampere. Now beta is equals to IC by IB. यहाँ से हमें IB की वैल्यू बेस करंट की वैल्यू मिल जाएगी. IB is equals to 100 IB is equals to IC by beta यानी IC 2 into 10 to the power minus 3 upon beta. So the value of IB is equals to 2 into 10 to the power minus 3 और ये minus 2 यानी minus 5 ampere. Now we have the value of IB as well as RB. यहाँ से हम VB is equals to V is equals to IR. IB into RB. IB 2 into 10 to the power minus 5 और RB की वैल्यू है 1 into 10 to the power 3. Then the input voltage will be 2 into 10 to the power minus 2 ampere. 2 into 10 to the power minus
2 एम्पियर। तो इसको हम -3 के फॉर्म में लिखे तो 20 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, 10⁻³ यानी मिली एम्पियर। सो V इनपुट विल बी 20 मिली एम्पियर and the correct answer for this question will be option number 2. Question number 44. The given circuit has two identical ideal diodes connected as shown in the figure below. The current flowing through the resistance R1 is ideal diodes यानी chapter 14 class 12. Now अगर हम सर्किट में देखें तो डायोड 1 is in this is positive, this is negative, positive to negative and negative to positive. This is in reverse bias. And diode 2 is in forward bias. So यहाँ से करंट पास ही नहीं होगा क्योंकि रिवर्स बायस में जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन होती है वो बहुत हाई होती है, तो करंट इस सर्किट से पास होगा। नाउ V is equals to IR. V is equals to IR and the resultant resistance will be R equivalent will be R1 plus R3 क्योंकि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो 2 + 2 यानी 4 ohm. Now V is equals to IR equivalent. Value of current will be V is equals to 10 upon R equivalent यानी 4. तो ये हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर will be our correct answer which is given in the option number 1. Question number 45. What is the output Y in the following circuit when all three inputs A, B and C are first 0 and then 1? Logic gate हमें given है तो chapter number 14 again class 12th. Now इसका हम अगर ट्रूथ टेबल बनाए तो A, B and C these are inputs and Y is our output. Input first तीनों में 0 then 1. आउटपुट हमें फाइंड करना है तो पहले तीनों का इनपुट अगर हम 0 दे तो 0 0 here will be 0 and 0 0 in AND gate is 0 but here the NAND gate is given so 0 0 will be 1. यहाँ पे आउटपुट 1. Now we have to give all these three one input. 1 1 1 1 in AND gate is 1 and 1 1 in AND gate is 1 but here it is not, so 1 1 ka 0, so our first output will be 1 and then 0. Correct answer is option number 3.